तो चलिए आज के टॉपिक की परतों को खोलते हैं। हमारे सामने जो नोट्स हैं वो हमें सीधे पंजाब के इतिहास में ले जाते हैं। और बात सिर्फ सिख धर्म की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि 15वीं सदी में गुरु नानक से शुरू हुआ एक आध्यात्मिक आंदोलन कुछ 100 सालों में एक जबरदस्त राजनीतिक और सैन्य ताकत कैसे बन गया। बिल्कुल, और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है, ये एक समुदाय के बदलने की कहानी है। हाँ, कैसे मुश्किल हालात एक मौके की तरह बन जाते हैं और कैसे रणजीत सिंह जैसा एक लीडर उठता है और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देता है जिसकी मिसालें दी जाती थी। हाँ, खासकर उसकी सेना और उसके शासन चलाने के तरीके की। सही कहा। तो हमारा मिशन साफ है। हम इन ऐतिहासिक नोट से ये निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि सिखों का एक मिलिट्री पावर के तौर पर उदय हुआ कैसे, रणजीत सिंह का राज उस समय के बाकी भारतीय राज्यों से अलग क्यों था, और सबसे बड़ा सवाल, अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत के सामने वे कहाँ खड़े थे। तो शुरू कहाँ से करें? ये जो बदलाव है एक आध्यात्मिक समुदाय से एक लड़ाकू कौम बनने का, इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, इसकी शुरुआत तो गुरु हरगोबिंद के समय से ही हो गई थी, लेकिन इसे असली तेजी और एक संगठित रूप दिया गुरु गोबिंद सिंह ने। 10वीं और अंतिम गुरु। हाँ, 1699 के बाद उन्होंने खालसा की स्थापना करके सिखों को एक, आप कह सकते हैं, एक डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फोर्स में बदल दिया जो मुगलों से लगातार लड़ रही थी। अच्छा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। गुरु का पद समाप्त हो जाता है और लीडरशिप उनके एक बहुत भरोसेमंद शिष्य बंदा सिंह बहादुर के हाथों में आ जाती है। और बंदा सिंह बहादुर ने तो आते ही जैसे एक तूफान खड़ा कर दिया था। नोट्स कहते हैं कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक जबरदस्त बगावत छेड़ी। हाँ, बिल्कुल। और दिल्ली से लेकर लाहौर तक के किसानों और खासकर निचली जातियों के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। 8 साल तक उन्होंने मुगलों को परेशान किए रखा। तो फिर आखिर में वे हारे क्यों? इसके 2 बड़े कारण थे। पहला तो साफ है, मुगल सत्ता का केंद्र यानी दिल्ली उस वक्त भी बहुत मजबूत था, उसे उखाड़ फेंकना आसान नहीं था। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा दिलचस्प है और अंदरूनी है। पंजाब के जो अमीर और ऊंची जाति के जमींदार और सरदार थे, उन्होंने बंदा सिंह का साथ नहीं दिया। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, वे भी तो मुगल शासन से परेशान होंगे, उन्होंने अपनों का ही साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि बंदा सिंह का आंदोलन सिर्फ मुगलों के खिलाफ नहीं था, वो उस समय के पूरे सामंती ढांचे के खिलाफ था। अच्छा। वो निचली जातियों और गरीब किसानों को जमीन का हक दिला रहे थे। ये बात पंजाब के रईस जमींदारों को कैसे पसंद आती? सही बात है। उनके लिए बंदा सिंह एक राजनीतिक खतरे से ज्यादा एक सामाजिक खतरा थे। तो ये सिर्फ सिख बनाम मुगल लड़ाई नहीं थी, ये पंजाब के अंदर अमीर बनाम गरीब की लड़ाई भी बन गई थी। वाह। इसी अंदरूनी फूट ने बंदा सिंह के आंदोलन को बहुत कमजोर कर दिया। तो ये एक तरह का क्लास स्ट्रगल था जिसने पूरी बगावत की दिशा ही बदल दी। बंदा सिंह की हार और 1715 में उनकी मौत के बाद तो सिखों के लिए बहुत मुश्किल दौर आया होगा। बहुत मुश्किल। वे फिर से कैसे खड़े हुए? हाँ, वे बिखर गए थे, लेकिन फिर इतिहास ने उन्हें एक मौका दिया। ईरान से नादिर शाह और फिर अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने पंजाब को तहस नहस कर दिया। इन हमलों ने मुगल प्रशासन की कमर तोड़ दी। पंजाब में एक तरह का पावर वैक्यूम, मतलब एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। कोई कानून नहीं, कोई सरकार नहीं। तो मतलब पूरी तरह से अराजकता। और इस तबाही के बीच सिखों ने अपना मौका देख लिया। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। इसी शून्य को सिखों ने भरना शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे जत्थे बनाए और धीरे धीरे अपने इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1765 से 1800 के बीच उन्होंने लगभग पूरे पंजाब और जम्मू पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये सब हुआ मिसलों के जरिए। हाँ, ये मिसल शब्द बार बार आता है। नोट्स में लिखा है कि ये 12 संघ या महासंघ थे, लेकिन ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। असल में ये थे क्या? आप इन्हें 12 अलग अलग सिख कबीलों या कह सकते हैं योद्धा गुटों की तरह समझ सकती हैं। हर मिसल का अपना सरदार, अपना इलाका और अपनी सेना थी। अच्छा। वे अपने अपने मामलों में आजाद थे, लेकिन जब किसी बाहरी दुश्मन से लड़ना होता था, जैसे अफगानों से, तो वे सब एक साथ आ जाते थे। मतलब उस दौर का एक सिख नाटो जैसा कुछ, जहां एक पर हमला, सब पर हमला। हाँ, ये समझने में बहुत आसान है। बिल्कुल। तो ये एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर था। और मैंने पढ़ा है कि शुरू में ये मिसलें बहुत लोकतांत्रिक थीं।
हाँ, शुरुआत में इनका चरित्र बहुत लोकतांत्रिक था, जो उस समय के लिए एक बड़ी बात थी। सभी सदस्य बराबर माने जाते थे और अपने सरदार को मिलकर चुनते थे। ये एक तरह की सामूहिक लीडरशिप थी। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहा। जैसे जैसे मिसलें ज्यादा ताकतवर और अमीर होती गईं, ये लोकतांत्रिक भावना खत्म होने लगी। तो मतलब शक्तिशाली सरदारों ने इसे अपनी वंशानुगत जागीर बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और समानता का सिद्धांत पीछे छूट गया। और यहीं से रंजीत सिंह की कहानी शुरू होती है। वे सुकरचकिया मिसल के प्रमुख के बेटे थे, जो इन 12 मिसलों में से एक थी। हाँ। नोट्स में उन्हें एक जन्मजात लीडर बताया गया है, ताकतवर योद्धा, होशियार प्रशासक और एक चतुर डिप्लोमैट। बिल्कुल। रंजीत सिंह ने इन बिखरी हुई मिसलों की ताकत को पहचाना और उन्हें एक झंडे के नीचे लाने का काम शुरू किया। उन्होंने अपनी कूटनीति और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके बाकी मिसलों को अपने साथ मिलाया या उन पर कब्जा कर लिया। 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर जीतने के बाद उन्होंने एक विशाल और संगठित सिख साम्राज्य की नींव रखी। हाँ, सतलुज नदी के पश्चिम में। और बाद में तो उन्होंने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। ठीक है, तो उन्होंने एक साम्राज्य बना लिया, पर उन्होंने इसे चलाया कैसे? यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। बताइए। एक तरफ उनकी सोच बहुत आधुनिक थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कुछ चीजों को बिल्कुल नहीं बदला, जैसे कि जमीन का टैक्स सिस्टम। ये उनके शासन का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। उन्होंने प्रशासन के कई हिस्सों को आधुनिक बनाया, लेकिन भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम को हूबहू वैसा ही रहने दिया जैसा मुगलों के समय था। अच्छा। हाँ, टैक्स की दर पैदावार का 50% थी, जो बहुत ज्यादा होती है, और पुराने सिख सरदारों को उन्होंने बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार बना दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब बाहर से देखने पर यह एक सिख साम्राज्य था, लेकिन अंदर से एक आम किसान के लिए जमींदार का धर्म कोई मायने नहीं रखता था। शोषण का स्तर वही था। सही कहा। ये एक यूनिफाइड सिख राज्य की सीधी साधी कहानी को बहुत जटिल बना देता है। राजनीतिक बदलाव तो हुआ, लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई बुनियादी सुधार नहीं हुआ। एक सिख किसान से भी उतना ही टैक्स वसूला जाता था जितना एक मुस्लिम या हिंदू किसान से। इस मामले में रंजीत सिंह का राज्य 18वीं सदी के बाकी भारतीय राज्यों से अलग नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने आर्थिक रूप से पुरानी व्यवस्था को ही चलने दिया, लेकिन मैंने सुना है कि जब सेना की बात आई तो उन्होंने सब कुछ बदल दिया। हाँ। कहा जाता है कि उनकी फौज एशिया में दूसरी सबसे अच्छी थी, सिर्फ अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से पीछे। ये कैसे संभव हुआ? ये उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने समझा कि पारंपरिक भारतीय सेनाओं से अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी की। और इसके लिए उन्होंने नेपोलियन की सेना के पूर्व जनरलों को नौकरी पर रखा, जैसे फ्रांसीसी जनरल जीन फ्रैंकोइज अलार्ड और इटालवी जनरल पाओलो अविताबले। क्या बात है! मतलब फ्रांसीसी और इटालवी जनरल पंजाब की धरती पर सैनिकों को यूरोपियन ड्रिल और रणनीति सिखा रहे थे। हाँ, सोचिए जरा। ये तो वाकई कमाल है। और ये सेना सिर्फ सिखों की नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। ये उनकी एक और बड़ी खूबी थी। उन्होंने सेना में भर्ती के लिए धर्म या जाति को पैमाना नहीं बनाया। उनकी फौज में गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा और पंजाबी मुसलमान बड़ी संख्या में शामिल थे। और तोपें? उन्होंने लाहौर में तोपें बनाने की मॉडर्न फैक्ट्रियां लगाईं और उन्हें चलाने के लिए सबसे अच्छे मुस्लिम तोपचियों को नियुक्त किया। उनके लिए काबिलियत सबसे ऊपर थी। सेना में इतनी विविधता, ये उस समय के हिसाब से एक बहुत प्रगतिशील सोच थी। क्या यही खुलापन उनके बाकी प्रशासन में भी दिखता था? निश्चित रूप से। वो धार्मिक मामलों में बेहद उदार थे। उन्होंने सिख गुरुद्वारों के साथ साथ हिंदू मंदिरों और मुस्लिम सूफी दरगाहों को भी दिल खोलकर दान दिया। अच्छा। और उनके सबसे जरूरी और भरोसेमंद मंत्री मुसलमान और हिंदू थे। क्या हमारे पास इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं? जैसे कि उनके दरबार में कौन लोग थे? हाँ, नोट्स में साफ जिक्र है। उनके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन थे, जो एक मुसलमान थे, और रंजीत सिंह उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उनके वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ थे, जो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। इससे पता चलता है कि उनका राज सही मायनों में एक पंजाबी राज था, न कि सिर्फ एक सिख राज। सही बात है। सभी को बराबर मौके दिए गए। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या ये वाकई एक वैचारिक धर्मनिरपेक्षता थी,
या फिर सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आखिर पंजाब की एक बड़ी आबादी मुसलमान और हिंदू थी। उन्हें साथ लिए बिना इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करना शायद नामुमकिन होता। देखिए, शायद दोनों का मिश्रण था। वो निजी तौर पर एक धर्मपरायण सिख थे, लेकिन एक शासक के तौर पर वो जानते थे कि साम्राज्य की स्थिरता और ताकत सभी समुदायों को साथ लेकर चलने में ही है। तो एक तरह की राजनीतिक बुद्धिमानी थी। हाँ, इसे आप उनकी राजनीतिक बुद्धिमानी कह सकते हैं, जो उनकी गहरी समझ से निकली थी। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा शासक है जिसकी सेना आधुनिक है, प्रशासन धर्मनिरपेक्ष है और जिसका साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर क्यों नहीं ली? ये उनके शासनकाल का सबसे निर्णायक और कह सकते हैं बहस वाला मुद्दा है। 1809 में एक अहम मोड़ आया। क्या हुआ था? अंग्रेजों ने सतलुज नदी को अपनी सीमा घोषित कर दिया और रणजीत सिंह को उसे पार करने से रोक दिया। अच्छा। सतलुज के पूरब के जो सिख राज्य थे, उन्हें अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया। रणजीत सिंह ने इस पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की, वो चुपचाप पीछे हट गए। क्यों? क्या वो डर गए थे? इतनी ताकतवर सेना के साथ वो लड़ सकते थे? इसे डर नहीं, बल्कि कूटनीतिक यथार्थवाद कहना बेहतर होगा। रणजीत सिंह बहुत व्यावहारिक थे। वो जानते थे कि उनकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन वो अभी भी अंग्रेजों की संगठित सैन्य और आर्थिक शक्ति के सामने कमजोर हैं। अच्छा, उनसे सीधे टकराने का मतलब होता अपने नेसेंट, मतलब अपने नए साम्राज्य को दांव पर लगा देना। इसलिए उन्होंने उस वक्त टकराव टालना ही बेहतर समझा। तो इस एक फैसले से उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों के हमले से अस्थायी रूप से बचा लिया। हाँ, बिल्कुल, अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से ये शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। मतलब उन्होंने समस्या को सिर्फ टाला, उसका हल नहीं निकाला। बिल्कुल, उन्होंने अंग्रेजों के इस विदेशी खतरे की बड़ी चुनौती को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। और जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, हाँ, एक महान शासक के जाने के बाद सब कुछ बिखरने लगता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों और सरदारों के बीच गद्दी के लिए एक भयानक खूनी संघर्ष शुरू हो गया। पूरा साम्राज्य अंदरूनी लड़ाइयों में उलझ गया और इसी कमजोरी और अराजकता का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने आखिरकार पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो आज की इस बातचीत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि कैसे एक धार्मिक आंदोलन ने सैन्य रूप लिया, कैसे बाहरी हमलों से पैदा हुई अराजकता ने उन्हें एक मौका दिया और कैसे रणजीत सिंह ने उस मौके को भुनाकर एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो ताकतवर, धर्मनिरपेक्ष और अपने समय से आगे था। और हमने ये भी देखा कि ये पूरा साम्राज्य, चाहे उसकी शानदार सेना हो या उसका कुशल प्रशासन, काफी हद तक एक व्यक्ति रणजीत सिंह की काबिलियत और दूरदर्शिता पर टिका हुआ था। हाँ, उन्होंने अंग्रेजों के खतरे को पहचाना और बड़ी समझदारी से उसे टाला, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान वो नहीं खोज पाए। और यहीं पर हमारे लिए सोचने वाली बात छूट जाती है। नोट्स बताते हैं कि रणजीत सिंह की मौत के बाद सत्ता के लिए गहन आंतरिक संघर्ष की वजह से उनका साम्राज्य ढह गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतने शानदार साम्राज्य का पतन होना तय था क्योंकि वो एक अकेले इंसान की असाधारण काबिलियत पर बना था, या अगर उनके उत्तराधिकारी अलग फैसले लेते, एकजुट रहते, तो क्या वे इस साम्राज्य को अंग्रेजों से बचा सकते थे?